हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है MCO 1 का यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का पॉइंट नंबर है 2.5 न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर न्यू क्लासिकल थ्योरी है क्या चीज़। क्लासिकल थ्योरी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसके सारे पॉइंट्स के बारे में बता चुकी हूँ, तो आप जाकर के वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑल्सो रेफर्ड एज द ह्यूमन रिलेशंस स्कूल ऑफ थॉट was built on the basis of classical theory. It is modified, added to and in some ways extended classical theory. Its basic assumption is that the psychological and social aspects of the worker as an individual and his work group ought to be emphasized. In classical view, organization focused on a structure, order, the formal organization, economic factors and objective rationality, whereas neoclassical view emphasized social factors and emotions that work. Human relation is frequently used as a general term to describe the ways in which managers interact with their employees. The essence of the human relations contributions is contained in two aspects. Organizational situation should be viewed in social terms as well as in economic and technical terms. And in terms of clinical method, it is analogous to the doctor's diagnosis of the human organism. तो यहाँ पे देखिए न्यू क्लासिकल थ्योरी में बताया गया है कि इसको ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ थॉट भी बोला जाता है, जो कि बिल्ट हुआ था क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पे, और इसको मोडिफाई किया गया, मीन्स इसमें कुछ ऐड किया गया कुछ एक्सटेंट तक क्लासिकल थ्योरी को भी। इसका बेसिक अजम्पशन ये है कि जो साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स होता है वर्कर्स का एक इंडिविजुअल के तौर पे, और साथ ही साथ उसका जो ग्रुप ऑफ वर्क होता है, मीन्स जो साथ में मिलकर काम करते हैं, उसको भी यहाँ पे एम्फेसाइज किया जाता है। क्लासिकल व्यू में देखा जाए तो वहाँ पे क्या था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली फोकस करता था स्ट्रक्चर पे, ऑर्डर, और जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स और ऑब्जेक्टिव्स होता है, ये सभी चीज़ों पे रैशनली फोकस करता था। पर जो न्यू क्लासिकल है वो इंडिविजुअल जो वर्कर्स है उसके सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे भी करता है, और साथ ही साथ जिसका वर्क ग्रुप है उस पर वो एम्फेसाइज करता है। तो क्या होता है कि जो सोशल फैक्टर्स और इमोशंस में वो काम करते हैं उस पर अच्छी तरह से वो मतलब एस्पेक्ट्स जो भी होते हैं उस पर वो एम्फेसाइज करता है। ठीक है, तो जो क्या होता है कि जो ह्यूमन रिलेशन होता है वो एक जनरल टर्म की तरह यूज़ किया जाता है, जिसमें कि वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे मैनेजर्स जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जो एसेंस होता है ह्यूमन रिलेशंस का वो कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, जिसमें कि दो एस्पेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला कि ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन आता है, जो कि ध्यान में रखा जाता है कि जो सोशल टर्म्स होता है, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिकल और टेक्निकल टर्म्स होता है उसको, और दूसरा है कि क्लिनिकल मेथड, जो कि क्या होता है कि जो डॉक्टर के जो डायग्नोसिस होते हैं ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में उसका एनालॉगस करता है। अब इसके बाद बात करते हैं दी हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स का। The human relations movement grew out of a famous series of studies conducted at the Western Electric Company from 1924 to 1933. These eventually became known as the Hawthorne studies because many of them were performed at Western Electric's Hawthorne plant near Chicago. The Hawthorne studies began as an attempt to investigate the relationship between the level of lightning in the workplace and work productivity. In some of the early studies, the Western Electric research divided the employees into test groups who were subjected to deliberate changes in lightning and control groups whose lightning remained constant through the experiment. The result of the experiments were ambiguous. When the test group lightning was improved, productivity tended to increase, although erratically. When lightning conditions were met, there was also a tendency for productivity to increase in the test group. To compound the mystery, the control group output also rose over the course of the studies, even though its experiment no changes in illumination
ऑब्वियसली समथिंग बिसाइड्स लाइटनिंग वॉज इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर्स परफॉर्मेंस। तो जो हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि क्या हुआ था कि जो ह्यूमन का जो मूवमेंट होता है, जो फेमस सीरीज़ होता है स्टडीज़ का, उसको यहाँ पे कंडक्ट किया गया था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में 1924 से 1933 में। तो इवेंचुअली क्या हो गया कि ये बन गया हाउथॉर्न स्टडी, और वो इसलिए बना क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे यहाँ पे जो कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हाउथॉर्न प्लांट में काम करते थे, तो इसलिए इसका काम हाउथॉर्न स्टडीज़ हो गया। शिकागो में बहुत सारे लोग काम करते थे, इसलिए ऐसा नाम हुआ है। ठीक है, तो जो हाउथॉर्न स्टडी था वो क्या हुआ था, वो अपना अटैम्प्ट जो है वो स्टार्ट किया था कि जो रिलेशन होता है, जो लेवल होता है लाइटनिंग का, वर्क प्लेस का, वर्कर का प्रोडक्टिविटी जो होता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन से वो अपना अटैम्प्ट को स्टार्ट किया था। अपने अर्ली स्टडीज़ में जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल रिसर्च है वो क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉयज़ है उसको डिवाइड किए थे टेस्ट ग्रुप्स में, जो कि क्या करते थे, अपना जो चेंजेस जो किए थे डेलिबरेटली, जो चेंजेस किए थे, जैसे लाइटनिंग में हो गया, कंट्रोलिंग करते थे ग्रुप को, जिसमें कि जो लाइटनिंग था वो कांस्टेंट रहता था पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो जो रिज़ल्ट आता था एक्सपेरिमेंट्स का वो क्या था, एम्बिगियस था। तो जब टेस्ट हुआ था ग्रुप्स का तो क्या हुआ था, उस समय लाइटिंग को इम्प्रूव किया गया था, प्रोडक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज़ ऑटोमेटिकली कर दिया गया था इलेक्ट्रिकली। ठीक है, तो जब लाइटनिंग का जो कंडीशंस है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगा था, तो यहाँ पे एक टेंडेंसी हुआ था कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करना टेस्ट ग्रुप्स में। तो जो कंपाउंड करना था यहाँ पे जो मिस्ट्री को, तो उससे क्या हुआ कि जो कंट्रोल ग्रुप्स का जो आउटपुट था वो क्या क्या बढ़ने लगा। जो भी जैसे जैसे स्टडीज़ जो है वो आगे बढ़ने लगा, जो कंट्रोल ग्रुप का जो मिस्ट्री था, कंपाउंड मिस्ट्री था, वो भी बढ़ने लगा। पर क्या हुआ कि जो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे, एक्सपीरियंस जो कर रहे थे, उस दौरान में क्या हो रहा कि इल्यूमिनेशन में कोई भी तरह का चेंजेस नहीं आ रहा था। तो ऑब्वियसली इससे ये पता चलता है कि कुछ जो लाइटिंग्स है, जो मतलब लाइटिंग्स के जो साइड में जो कुछ है वो क्या कर रहा था, वर्कर्स का परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा था। In the new set of experiments, a small group of workers were placed in a separate room and a number of variables were altered. Wages were increased, rest period of varying length were introduced, the work day and work weeks were shortened. तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो जो स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्कर्स थे उनको प्लेस किया गया कि सेपरेट रूम में, जहाँ पे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे उनको ऑल्टर कर दिया गया। तो जो वेजेस है वहाँ पे वर्कर्स का उसको इंक्रीज़ कर दिया गया, और साथ ही साथ जो रेस्ट पीरियड होता है, रेस्ट करने का जो टाइम होता है हर वर्कर्स का, उसको अलग अलग कर दिया गया। जैसे कि वो मतलब जितना वो काम कर रहे थे, जैसा उनका लेंथ था, जो उस हिसाब से सबको अलग अलग टाइम दे दिया गया था। और साथ ही साथ जो वर्क डे और वर्क वीक्स था उनको भी शॉर्टन कर दिया गया। The researchers who allowed the groups to choose their own rest period to have say in other suggested changes. Again, the results were ambiguous. Performance tended to increase over time, but it also rose and fell erratically. Partway through this set of experiment, Elton Mayo, 1880 to 1949, and some associates from Harvard, including Fritz J. Roethlisberger and William J. Dickson became involved. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रिसर्चर्स थे वो अलाउ किए कि जो ग्रुप्स को कि वो अपना जो रेस्ट करने का जो टाइम है वो खुद से चूज़ कर सके, और साथ ही साथ जो भी चेंजेस दिए गए उसको सजेस्ट कर सके। तो इसमें भी क्या हो गया, जो भी रिज़ल्ट निकला वो एम्बिगियस निकल गया। तो जो परफॉर्मेंस था वहाँ पे वो इंक्रीज़ हो रहा था, ये जो नया सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट हुआ था उससे परफॉर्मेंस तो इंक्रीज़ हो रहा था समय के साथ, पर क्या हुआ कि जो इससे जो ये हुआ कि इलेक्ट्रिकली जो है वो फेल करने लग गया, रोज़ करने लग गया। तो जो पार्ट में क्या हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट से एल्टन मायो और उनके कुछ एसोसिएट्स जो है हार्वर्ड से, वो लोग इंक्लूड हो गए, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होने लगे। In these and subsequent experiments, Mayo and his associates decided that a complex chain of attitude led to increase in productivity. They had been singled out for special attention. So both the rest and the control groups have developed a group pride that motivated them to improve their work performance. Sympathetic supervision had further reinforced their motivation. The researcher concluded that employees would work harder if they believed management was concerned about their welfare and supervisor paid special attention to them. This phenomena
was subsequently labeled as the Hawthorne effect, since the control group received no special supervisory treatment or enhancement of working condition but still improved its performance. Some people, including Mayo himself, speculated that the control group's productivity gains resulted from the special attention of the researchers themselves. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें क्या हुआ कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स किया गया था मैं और उसके एसोसिएशन जो इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, उस लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ एटीट्यूड है उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्या होता है कि जो भी स्पेशल अटेंशन के अलावा उनको क्या होता है कि रेस्ट करने के लिए भी एक अलग से टाइम देना चाहिए, ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है, वर्क परफॉर्मेंस है, उसको इम्प्रूव किया जा सके और साथ ही साथ उनको मोटिवेट भी किया जाना चाहिए और साथ ही उनको जो कंट्रोल किया जा रहा है उससे उनको हटा दिया जाना चाहिए। उनको थोड़ा सा प्राइड मूवमेंट भी देना चाहिए जिससे वो और अच्छी तरह से मोटिवेट हो सके और अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर सके। तो क्या यहाँ पे बोला गया है कि जो सिंपैथेटिक सुपरविज़न है उससे क्या होता है कि उनको मोटिवेशन मिल जाएगा, उनका मोटिवेशन को डेवलप करने में, बूस्ट करने में मदद मिलेगा। तो रिसर्चर्स ये भी कंक्लूड किया जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते ही जा रहे थे, अपना मेहनत को और भी ज़्यादा मतलब पहले जितना करते थे उसके कंपैरिजन में और भी ज़्यादा वो मेहनत करने लगे हैं। अगर वो बिलीव कर जाए कि मैनेजमेंट जो है उनके वेलफेयर के लिए है, सुपरवाइज़र जो पे कर रहा है स्पेशल अटेंशन उन पर, तो उससे क्या होता है कि वो भी एक तरह से ये सोचने लगते हैं कि उनको भी अपना बेस्ट देना चाहिए। तो ये जो फेनोमेना था वो उसको नाम दे दिया गया था हावथॉर्न इफेक्ट का, क्योंकि क्या हो रहा था कि जो कंट्रोल कर रहा था ग्रुप को उसमें कोई भी सुपरवाइजरी ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ा था, ना ही कोई वर्किंग कंडीशन को इन्हांस करने का यहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा था। फिर भी क्या हो रहा था कि वर्कर्स जो है उनका परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा था। और कुछ लोग जो है इसमें से मैओ भी आते हैं, वो क्या कर रहे थे कि जो ग्रुप का प्रोडक्टिविटी जो गेन कर रहा था उसको कंट्रोल कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि स्पेशल अटेंशन मिल जा रहा था खुद रिसर्चर्स को भी। द रिसर्चर्स ऑल्सो कंक्लूडेड दैट फॉर्मल वर्क ग्रुप्स एंड the social environment to employ have a positive influence on productivity. Many of the Western electrics employees found their work dull and meaningless, but their associations and friendship with co-workers, sometimes influenced by a shared antagonism towards the bosses, imparted some meaning to their working lives and provided some protection from management. For this reason, group pressure was frequently a stronger influence on worker productivity than management demand. तो यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रिसर्चर्स हैं वो ये कंक्लूड किए जो इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स होते हैं और साथ ही साथ जो सोशल इन्वायरमेंट हो रहा है एम्प्लॉय का, उससे क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बहुत सारे जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल्स एम्प्लॉयज़ जो है वो ये फाइंड कर रहे हैं, वो उनको ये पता लग रहा है कि जो काम है वो डल हो रहा है और साथ ही साथ मीनिंगलेस भी होते जा रहा है। पर जो एसोसिएशंस और जो फ्रेंडशिप है कोवर्कर्स का, कभी कभी क्या होता है कि ये शेयर कर रहा है एंटोगनिज्म बॉसेस के साथ, या फिर जो इम्पार्ट कर रहा है कुछ मीनिंग, जो मतलब वर्किंग लाइफ जो होता है, और साथ ही साथ कुछ प्रोटेक्शन भी दे रहा है मैनेजमेंट से। ठीक है, तो इस रीज़न से क्या होता है कि जो ग्रुप का प्रेशर हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है और वर्कर का जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है मैनेजमेंट के डिमांड से। द फाइंडिंग्स ऑफ हॉथॉर्न स्टडीज़ आर एज फॉलोज। तो क्या क्या पता चला, क्या क्या खोज करके क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ पे वो बताया जा रहा है। फिजिकल इन्वायरमेंट एट द वर्क प्लेस डू नॉट हैव एनी मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ वर्क। फेवरेबल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड वर्क टीम टुवर्ड्स देयर वर्क were more important factors determining efficiency. Fulfillment of the workers' social and psychological needs had a beneficial effect on the morale and efficiency of workmen. Employee group based on social interaction and common as the rest exercised a strong influence on workers' performance. Workers cannot be motivated solely by economic reward. More important motivation are job security, recognition by superiors, and right to express their opinion on matters which are of concern of them. तो यहाँ पे कुछ ये पता लगा कि जो फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है वर्क प्लेस का, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा उसका मटेरियल इम्पैक्ट पड़ता है
काम की जो एफिशिएंसी, जो काम करते हैं लोग वहाँ पे, उनकी एफिशिएंसी पे इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ जो फेवरेबल एटीट्यूड होता है वर्कर्स का, और जो वर्क टीम जो होता है उसके काम के प्रति जो एटीट्यूड होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो कि डिटरमाइन करता है उसका एफिशिएंसी को। और साथ ही जो वर्कर्स का सोशल और साइकोलॉजिकल नीड होता है उसको अगर फुलफ़िल वो कर दे रहा है तो उससे भी क्या होता है कि वर्कमैन का जो मतलब मोराल होता है वो बूस्ट होता है, और साथ ही साथ वो अपना एफिशिएंसी भी अच्छी तरह से दिखा सकते हैं काम पे। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बेनिफिशियल इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वर्कर्स का जो पर्सनल जो नीड होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, अगर वो पूरा हो जाए, सोशल साइकोलॉजिकल नीड पूरा हो जाए, तो जो लोग हैं वो अपना काम पे और भी ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। और साथ ही यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो एम्प्लॉय ग्रुप्स होता है जो कि सोशल इंटरेक्शन और कॉमन हेड-रेस्ट एक्सरसाइज में, उनका क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पड़ता है वर्कर्स के परफॉर्मेंस में। और वर्कर तब तक मोटिवेट, सिर्फ इकोनॉमिक रिवॉर्ड से ही वर्कर्स मोटिवेट नहीं होते, उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, सुपीरियर्स के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, फिर अपना ओपिनियन देने का उनको राइट मिलना चाहिए। जो चीज़ उनसे रिलेटेड है उस चीज़ में उनका राइट है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ में दे सके। अगर ऐसा होता है तब वो अपना काम और भी ज़्यादा एफिशिएंसी और भी ज़्यादा मन लगा के कर सकते हैं। द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम इज़ बेस्ड ऑन अ व्यू दैट द मॉडर्न organization is a social system in which a social environment and interpersonal relation govern the behavior of employees. It emphasizes that the authority responsibility relationship between superior and subordinate should relate to the social and psychological satisfaction of employees. It is only by making employees happy the organization can secure their full cooperation and thus increase efficiency. Management should encourage the development of social groups on the job and provide opportunity for free expression of their employees' viewpoints. Managers should recognize the importance of democratic leadership so that there is free flow of communication and subordinates may participate in decision making. तो जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है मैनेजमेंट का प्रॉब्लम जो है उसमें बेस्ड होता है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा हक होता है, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, उनको अपना सजेशन देने का पूरा राइट होता है और उनको ये दिया जाना चाहिए। तो जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच होता है मैनेजमेंट का प्रॉब्लम उसी पे बेस्ड होता है कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो सोशल सिस्टम है जिसमें कि सोशल इन्वायरमेंट और इंटरपर्सनल रिलेशन जो है वो गवर्न करता है जो एम्प्लॉय का बिहेवियर होता है उस पर। तो ये एम्फेसाइज करता है कि जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स में वो रिलेट करता है सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय का। तो ये क्या तभी होता है कि जब एम्प्लॉयज़ जो है वो खुश होगा और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उन लोगों के साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट करेगा और उसी से क्या होगा कि जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी का जो एफिशिएंसी होता है वो इंक्रीज़ करेगा। तो वो जो मैनेजमेंट होता है उसको इंकरेज करना चाहिए कि जो सोशल ग्रुप्स है जॉब को लेकर के वो डेवलप कर सके और साथ ही साथ उनको ये अपॉर्चुनिटी दे ताकि वो अपना जो भी व्यू पॉइंट्स है वो अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सके। जो एम्प्लॉयज़ का व्यू पॉइंट्स होता है वो अच्छी तरह से वो एक्सप्रेस कर सके। तो जो मैनेजर्स होता है उनको ये रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप का, ताकि क्या हो कि कम्युनिकेशन का फ्री फ्लो हो सके और सबऑर्डिनेट्स जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। It must be noted that the objective of human relation approach was to make workers more productive, but it was emphasized that employee satisfaction was the best means of achieving the goals of higher productivity and efficiency. For this purpose, it was necessary that managers must know why employees act and what social and psychological factors motivate them. Attempts should be made to create a satisfying work environment in which people may fulfill their own need as well as to contribute to the achievement of organization goal. तो ये नोट किया जाना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का वो क्या होता है कि वर्कर्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर सके, बहुत अच्छी तरह से काम कर सके और साथ ही साथ जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ सके। पर इसमें क्या होता है कि एम्फेसाइज करना पड़ता है एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन को, जिससे कि जो गोल है वो अचीव किया जा सके हायर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के साथ। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ना ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा और ना ही जो एफिशिएंसी है वो तो खैर हो भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस पर्पज़ के लिए ये नेसेसरी होता है कि जो मैनेजर है वो ये जान सके कि जो एम्प्लॉय है वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका क्या सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर
फैक्टर्स है जिससे वो मोटिवेट हो सकता है, और फिर उसी के हिसाब से उनको अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि वो अपनी जॉब को अच्छी तरह से कर सके और एक सेटिस्फाई हो सके अपने काम को लेकर के, अपने वर्क इन्वायरमेंट को लेकर के, जिससे क्या हो कि वो अपना काम जो गोल होता है अपना जो फुलफ़िल कर सके, अपने नीड्स को फुलफ़िल कर सके, और जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल को भी अचीव करने में अपना अच्छी तरह से कंट्रीब्यूशन दे सके। According to Mayo, the concept of social man motivated by social needs, wanting rewarding on the job relationship, and responding more to work group pressure than to management control was necessary to complement the old concept of rational man motivated by personal economic need. All this finding might seem unremarkable today. The neoclassical theory examines in detail and has made significant contributions in the field of human relations for structural adjustments in the organization. The contribution of the neoclassical theorists can be categorized as the modification of the classical theory. तो मेयो के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट था सोशल मैन का वो मोटिवेट होता था उसके सोशल नीड्स से, साथ ही साथ वो क्या चाहता है उसका ज़रूरत पूरा हो उससे भी, और साथ ही साथ जो काम कर रहा है जो जॉब रिलेशन है उसमें उनको रिवॉर्ड दिया जाए, और साथ ही जो उनका वर्क ग्रुप का जो प्रेशर है उस पर वो रिस्पॉन्ड कर सके, मैनेजमेंट का जो कंट्रोल होता है वो। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है रैशनल मैन उससे भी मोटिवेट होता है, जो भी पर्सनल नीड्स होता है ना, इकोनॉमिक नीड्स होता है, अगर कोई भी वर्कर्स का अगर वो फुलफ़िल किया जा सके तभी जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो मोटिवेट हो सकेंगे और अपना काम अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि वो आज भी जो है इसको अनरिमार्केबल किया जा रहा है, अनमार्केबल फाइंड आउट किया जा रहा है। बस आज भी ये होता है, आज भी देखिए जो भी लोग काम करते हैं अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है वो इसको डिटेल में एग्जामिन किया और साथ ही साथ उसका जो सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन था ह्यूमन रिलेशन के फील्ड में जो भी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट हुआ था उसके ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो कंट्रीब्यूशन है न्यू क्लासिकल थ्योरी का उसको कैटेगराइज किया गया है एक मॉडिफिकेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी में। मीन्स ये क्या है कि क्लासिकल थ्योरी को ही बेस बना करके इसका जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है वो स्टार्ट किया गया था, इसीलिए इसको मॉडिफिकेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी बोला जाता है, क्योंकि उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस किया गया है। द थ्योरी रिकॉग्नाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ फॉर मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मोर अटेंशन वॉज गिवन ऑन फैटिग एंड monotony than division of labor. There are a few that if human beings are not treated well, human problems arise. For example, if authority does not commensurate with responsibility, it will lead to frustration or dysfunctionality. The neoclassical theorists view that participants' recognition of human dignity and communication are the cornerstone of efficient management. Simultaneously, the role of informal organization should not be undermined in the formal setting of organization. तो ये जो थ्योरी था वो ये रिकॉग्नाइज़ किया कि जो क्या इम्पोर्टेंस होता है कोऑर्डिनेशन का और कम्युनिकेशन का, जिससे क्या होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो मोटिवेट हो सके, और साथ ही साथ इसमें अटेंशन भी दिया गया फैटिग पे भी, और साथ ही साथ मोनोटोनी पे भी इसमें अटेंशन दिया गया, ना कि सिर्फ डिवीज़न ऑफ लेबर पे। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ये जो ह्यूमन बींग्स है उसको एक वेल की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि उससे प्रॉब्लम अराइज़ होने लगेगा, जो ह्यूमन प्रॉब्लम होता है वो अराइज़ होने लगेगा। जैसे आप एग्जांपल के साथ में बताया गया है कि अगर अथॉरिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं दिया जाता है तो इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, डिसफंक्शनैलिटी भी हो सकता है। तो जो न्यू क्लासिकल थ्योरिस्ट होते हैं उनके व्यू वो ये देखा है कि जो पार्टिसिपेशन होता है, जो रिकॉग्नाइजेशन होता है ह्यूमन डिग्निटी का, जो कम्युनिकेशंस होता है वो कॉर्नर स्टोन्स होते हैं कोई भी एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो साइमल्टेनियसली जो रोल होता है ना इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का उसको अंडरमाइन नहीं किया जाना चाहिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सेटिंग में। द न्यू क्लासिकल थ्योरी इज अ डेफिनेट इम्प्रूवमेंट ओवर द क्लासिकल थ्योरी। इट एक्सप्लेन्स वेरियस न्यू वेरिएबल्स एंड कॉन्सेप्ट्स लाइक informal organization. However, the neoclassical viewpoint have been criticized on the ground of too much cynical perpetrating of people, a short-sighted perspective and lack of integrated among many facts of human behavior. तो जो न्यू क्लासिकल थ्योरी था वो एक डेफिनेट इम्प्रूवमेंट था क्लासिकल थ्योरी का। इसमें ये बताया गया कि कैसे मीन्स बहुत सारे यहाँ पे वेरिएबल्स आए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे चेंज किए गए, एक्सप्लेन किए गए, जैसे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी यहाँ पे बोला गया है। पर क्या होता है कि जो न्यू क्लासिकल का जो व्यू पॉइंट है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि
जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने काम को लेकर के जो इंटीग्रेशन होता है ह्यूमंस के बीच में, वो सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं। मीन्स यहाँ पे बेसिकली ये दिया जा रहा है कि काम के अलावा हर चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे रिलेशनशिप अच्छा बना रहे लोगों के बीच में, कैसे पर्सनल नीड को फुलफ़िल किया जाना चाहिए, कैसे इकोनॉमिक सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स को वर्कमैन का फुलफ़िल किया जाना चाहिए, कैसे उनको सेटिस्फाई किया जाना चाहिए, तब जा कर के जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी में एफिशिएंसी आएगी। तो ये सब चीज़ों पे यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो ये था नियो क्लासिकल थ्योरी। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।